तुम भी तो बोला करो। गुड मॉर्निंग सर। नहीं, गुड मॉर्निंग बोलना एक साथ। अभी नहीं, मैं बोलूँ फिर से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और कैसे हो? अच्छे। चलिए, तैयारी सही चल रही है आप सबकी? यस सर। तो सभी मेरे मित्रों को इस साल बताना चाहता हूँ, हमारा नया सत्र शुरू हो चुका है। विद्या ज्ञान, नवोदय, मिलिट्री, अटल आदि प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हमारे बच्चे सत्र से शुरू कर दी गई है। और कुछ जो भी गार्जियंस हैं, अगर उनको अभी तक सूचना नहीं मिली है तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना देना चाहता हूं कि आप भी अगर अपने बच्चों को नवोदय, विद्या ज्ञान, सैनिक, अटल, मिलिट्री आदि प्रवेश परीक्षाओं में भेजना चाहते हैं और उनकी तैयारियां कराना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय एमएल पब्लिक स्कूल में हमारे आवासीय रूप से इन बच्चों की तैयारी कराई जा रही है। आप देख सकते हैं, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी इन बच्चों को अच्छे से अच्छे समझाया जाता है। और आप देख सकते हैं, हमारे सभी बच्चे निरंतर अभ्यास करते रहते हैं और इनकी सिस्टमेटिक क्लासें हैं, कंफर्टेबल, और इनकी निरंतर सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक क्लासें चलती रहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ही अब तक हम रिजल्ट इनका अच्छा दे पाए। इस वर्ष भी हमने काफ़ी बच्चों के विद्या ज्ञान, सैनिक, नवोदय, अटल आदि प्रवेश परीक्षाओं में प्रवेश दिलाया है। तो इसी क्रम में अब हम बात करते हैं स्टडी की। तो जैसा कि बहुत जरूरी है कि हमें पहले जो हमारा चैप्टर है संख्या पद्धति, उनके बारे में हमें अच्छे से याद होना चाहिए। तो जैसे कि अभी हम बात करते हैं संख्या पद्धति के बारे में। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं इनकी परिभाषाएं भी दे रखी हैं। परिभाषाओं के माध्यम से हम इसको समझेंगे। और देखिए, कोई भी चीज जब तक हमको याद नहीं है तब तक हम उसको समझ नहीं सकते, कर नहीं सकते। और याद कब होता है? जब हम निरंतर उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। अब देखिए, दिया हुआ है परिभाषा। सबकी परिभाषा क्यों दी गई है? इसलिए क्योंकि पहले हमें सबसे पहले इनको चीजों को समझना है, परिभाषा से समझना है। जैसे कि प्राकृत संख्याएं, और नाम भी दिया है नेचुरल नंबर्स। अब तक हमने किताबों में पढ़ा, आज डिजिटल बोर्ड के माध्यम से समझ भी रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं कि हम बुक से पढ़ते हैं, नहीं आता है, लेकिन जब एज ए टीचर के तौर पर टीचर हमें समझाते हैं तो अच्छे से समझ में आता है। अब प्राकृत संख्याएं, जैसे कि क्या कह रहे हैं, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब जैसे 1 2 3 4 कहां तक? अनंत। तो जितनी भी संख्याएं हमारी हैं वो कैसी हैं? प्राकृत। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। हमें अगर अच्छा है, जितनी चीजें हमें अच्छी याद हो जाए, इंग्लिश और हिंदी। अब नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर क्या कह रहे हैं? प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित या मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। मैं हर बच्चे से भी पूछना चाहूंगा इसके बाद, ठीक है ना? अच्छे से समझ लो। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या हमारी कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से। लेकिन जब 0 को सम्मिलित कर लिया जा रहा है तो क्या कहेंगे इसको? पूर्ण संख्या। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों?
अब इसी क्रम में आगे और अरे बड़ा हो गया। छोटा हो कोई ना हाँ थोड़ी स्टॉप कर दो। क्या हो रहा है अब से ये इतना 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 अब से स्टार्ट हो गया। तो अभी हम भी इस पे अभ्यास कर रहे हैं। तो अब इसके बाद आती है सम संख्या। तो सम संख्या के क्या कह रहे हैं? सम संख्या के बारे में बच्चों क्या बता रहे हैं कि सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8, ठीक है ना? कहां तक? अनंत। अब 4 हम लिखते हैं कि 728, तो ये भी कैसी है? सम। लेकिन जब बड़ी संख्या को जब हमें पता करना है कि ये सम है या विषम है, तो हमें विशेष रूप से क्या ध्यान देना चाहिए? इकाई अंक, इकाई अंक का विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? येलो इकाई अंक। अब इकाई अंक के स्थान पर क्या क्या होना चाहिए? 0 1 सॉरी क्या क्या होना चाहिए? 728 लिखा मैंने। इस पर इकाई स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8, ये हमें किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या हो ये अंक मिलेंगे तो वो किससे विभाजित होगी? 2 से, और वो सम संख्या होगी, सम होगी। इसी क्रम में इसका बिल्कुल विपरीत विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? 1 3 5 7 11, ठीक है ना? लेकिन इसमें इकाई के स्थान पर, जैसे कोई सी संख्या ले लो, इकाई के स्थान पर यहाँ क्या था? 0 2 4 6 8, इसके बाद जो अंक मिलेंगे वो विषम कहलाए जाएंगे। क्या कहलाए जाएंगे बच्चों? विषम। तो जैसे कि हमें मिलना चाहिए 1 3 5 7 9, तो ये संख्या मिलेगी। तो हम आंख बंद करके ही बता सकते हैं ये कैसी संख्या है? विषम। क्लियर? आ रहा है सबके समझ में? ठीक। अब इसी क्रम में जैसे कि सम और विषम, सम विषम के अच्छी तरह समझ गए संख्या। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से एक नंबर का आपका ज्यादातर मिलता ही है, अभाज्य। क्या कह रहे हैं? वे संख्याएं जो स्वयं, क्या स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त, विभक्त कह सकते हैं या विभाजित, विभाजित कह सकते हैं, नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? क्लियर हो रहा है? अब 2 3 7 11 13 17, अब क्या कहना चाहते हैं देख, अब समझ लो। अब जैसे कि 17 है तो 17 में 2 कंडीशन होनी चाहिए बस, कि 1 से और स्वयं से। और स्वयं क्या है उसका? 17। कोई भी ले लो, 13 ले लो, 1 से और 13 से, तो 2 कंडीशन मिलेंगी। बस हमें क्या याद रखना है? 2 कंडीशनों को, स्वयं से और 1 से। वो कैसी होंगी संख्याएं? अभाज्य। अब क्या कह रहे हैं? नोट, एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या। कभी कभी हमसे पूछा जाता है, किसमें 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, पूछते हैं कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो हमें ध्यान देना है कि एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य, लेकिन एक क्या है? पूर्ण भी है, प्राकृतिक भी है, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर हुई बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं? भाज्य। भाज्य। अब देखिए भाज्य, भाज्य में विशेष तौर पे क्या ध्यान देना है? स्वयं, एक
अलावा अन्य किसी संख्या से, अन्य, इसमें कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन होनी चाहिए। भाज्य, अभाज्य में कितनी थी? 2 और भाज्य में कितनी है? 3। अब जैसे क्या कहा उन्होंने? 4, 6, 8, 9, 10। अब 4 कैसे कंडीशन है इसकी? 3 है, देखो, 1 से, स्वयं और 2 से मिल रही है कंडीशन। लेकिन अगर 10 की बात करें तो 10 में 1 से, स्वयं से और 2 से। अब देखिए यहाँ पर अन्य, अन्य में कितनी मिल जाए? अब 5 से भी जा रही है, ज्यादा हो रही है, नहीं हो रही? हमें उससे नहीं देखना है, मिनिमम 3 कंडीशन मिलनी चाहिए। आगे बच्चे समझ बात? ध्यान आ रहा है? ठीक। अब इसी क्रम में बात करें सहअभाज्य, इसमें भी आपसे पूछ ही लेते हैं कंफर्म। पिछली बार भी नवोदय में एक आया था और उससे पहले आते रहते हैं। असहभाज्य, आ लगा हुआ है, आ, सहभाज्य। अब देखिए भाज्य आपने सीखा, लेकिन सहभाज्य क्या कह रहे हैं? इसके लिए विशेष तौर से ध्यान दीजिए, सब बच्चों को नाम याद होने चाहिए संख्या पद्धति में। जब 2 या 2 से अधिक, क्या कह रहे हैं? जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उनका कोई गुणनखंड ना हो, अथवा जिसका मासा 1 हो, वे एक साथ सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बात आई समझ में? क्या कह रहे हैं फिर से समझिए, 2 या 2 से अधिक किन्हीं संख्याओं के बीच में या तो 2 या 2 से अधिक संख्या हो और उनमें ये पूछा जाए, बच्चों ये बताइए कि ये असहभाज्य है या नहीं है? सहअभाज्य है, सहअभाज्य कह लो या असहभाज्य, एक ही बात है, 2 नाम पता लग गए। अब इसकी बात करें, क्या कह रहे हैं? 4 और 9, इसमें ये नहीं देखना पड़ता है क्या कि सम या विषम, इसकी जरूरत नहीं है। आपको बस क्या देखना है? इन दोनों का मासा, मासा कितना हो? 1। बस ये मत देखो कि ये सम है या ये विषम है या ये भाज्य है या अभाज्य, ये मत देखो, बस ये देखो इन दोनों का मासा 1 मिलना चाहिए। अब देखो यहाँ 3 संख्या दे रखी है, इनमें मासा कितना है? 1। इसको आपको देखना है। बेटा समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। अभी मैं जितने नाम बता दिए पूछूंगा, यस सर। सभी को नोट होना चाहिए ये जितने भी नाम हैं। ऐसा नहीं है कुछ बच्चे नोट ही नहीं करें, तो नोट होने चाहिए ये सारे नाम। कितना करा दिया? सारे नाम नोट होने चाहिए सभी बच्चे के। तो देखिए अब ये क्या कह रहे हैं इसमें, युग्म अभाज्य संख्या, नया नाम दिया, वो क्या था? असहभाज्य संख्या। ये क्या है? युग्म अभाज्य संख्या। देखिए कुछ चीजें आपको नहीं दिख रही हैं, इसी वजह से मैंने पीडीएफ फाइल लेके आया हूं कि संख्या पद्धति में आपका कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना? और डेली इसी तरह के आपको नई नई चीजें हम बताते रहेंगे और पूछते रहेंगे। और देख बेटा पीछे हिल नहीं जाएगा, बेटा अंगड़ाई ले रही पीछे भी लग जाता है उसमें, ठीक है? ध्यान दो। अब क्या कह रहे हैं? युग्म सहअभाज्य, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना हो? 2, उसे युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या है? 11, 13। अब देखो 11 और 13 में इनके बीच का अंतर कितना है? 2। अरे 13 में से 11 घटा दो, कितना आ रहा है? 2 का आ रहा नहीं आ रहा? तो ऐसी संख्याएं जिनके बीच का क्या हो? अंतर 2। क्लियर? नाम याद होने चाहिए, ये आपको किताब में नहीं मिलेंगे। हाँ बेटा चलिए आगे बात करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, परमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जाता है। अब देखिए P क्या है? P को हम क्या कहते हैं? अंश। और आ रही बात समझ में? जहां P तथा Q पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब क्या कहते हैं? पूर्णांक, उनका अपने पूर्णांक है। अब Q नॉट इज
इक्वल टू 0, मतलब q या हर का मान 0 नहीं हो, 0 नहीं हो। अगर 0 रख देंगे तो भैया वो क्या हो जाएगा, 0 रख देंगे तो 0, इसलिए 0 नहीं हो। आगे क्या कह रहा है, जैसे 3/4, 5/6, 4 और 1.77 और 0, 2.3 पर बार, तो आदि इन्होंने एग्जाम्पल दिए। क्लियर हुई बात? बहुत अच्छी बात बताई। अब दूसरी चीज समझिए, जैसे कि परमेय संख्याएं हमने सबने देखी है, जो संख्या अंश बटे, अब इनका उपयोग कैसे करते हैं, क्या है? तो आपने देखा होगा कि हमारी प्रॉपर्टी है या हमारी कोई चीज है, बेटा क्या हो रहा है, सीधे बैठो। अभी आपको एक्सरसाइज भी कराएंगे इसके बाद, ठीक है ना। कल मैंने बोला था कि क्वेश्चन देंगे, सब समझाने के बाद क्वेश्चन भी चलेंगे, तो आलसी मत बनो। यस सर। और निरंतर अगर आप लोग रहेंगे हमें भी अच्छा लगेगा, बोर नहीं हुआ करो। डिजिटल बोर्ड पे तो बहुत अच्छा समझ में आता है, साफ साफ आपको ज्यादा लिखाना भी नहीं पड़ रहा। देखो कुछ बच्चे इतने अच्छे हैं, नोट भी कर रहे हैं, सर नीचे का थोड़ा लिखा नोट भी कर रहे हैं, उनको मालूम है सर ने नई नई चीज लेके आ रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं, सर पूछेंगे। बहुत अच्छे बच्चे हैं। और बाजे वाले तो ऐसे हैं कि उनको आलस आ रहा है, उनको थकान हो रही है, बस उनको आलस आ रहा है, थकान हो रही है। इतना समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि आपके मम्मी पापा ने आपको यहाँ पर भेजा है तो आपके बेहतर भविष्य के लिए, और बेहतर भविष्य हम नहीं बनाएंगे, आप स्वयं से बनाएंगे, स्वयं से पढ़ करके। हम नहीं सिखाएंगे, आप स्वयं सीखेंगे। समझ में आ रहा है? हम आपके पास बार बार पिटाई लगाने या टोकने नहीं जाएंगे, आपको कैसे होशियार होना है, किस तरह से पढ़ना है, कब कौन सी चीज आपने अभी तक पढ़ी नहीं है, कौन सी चीज नोट करनी है, ठीक है ना। देखिए माननीय हमारे अमरपाल जी भी कहते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हो, तो उनका इसमें यह अर्थ है कि कितने पढ़े, मतलब पढ़ तो लिया लेकिन क्या आपने लिख लिख के भी देखा। पढ़ ली चीज है, पढ़ने के बाद जब तक लिख के नहीं देखा तो आपने ये समझिए कुछ नहीं सीखा, आप थोड़े दिन बाद 1-2 दिन बाद भूल जाएंगे। लेकिन आपने चीजों को पढ़ लिया और लिख लिख के उसका रिवीजन कर लिया तो आपकी वो चीजें कभी नहीं भूलेंगे। और हमारे जो भी बच्चे हैं यहाँ से जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, चाहे विद्या ज्ञान हो, नवोदय हो, अटल हो, उन्होंने इसी चीज को फॉलो किया निरंतर। और गणित तो क्या मांगती है, अभ्यास, बार बार करते रहो कॉपी में। तो आप 20 रुपए की रफ मत देखिए, देखिए अपना भविष्य, ठीक है ना। 20 रुपए की कॉपी को आपको 15 दिन में करना है, जल्दी जल्दी सवालों को निकाल करके, लिख करके, राइटिंग भी अच्छा करना है, ठीक है ना। चलिए अब परमेय संख्याओं की बात हो गई, इसी का विपरीत बिल्कुल उल्टा है अपरमेय संख्या। क्या है? अपरमेय। तो देखिए इसका उल्टा है बिल्कुल, वे संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं जहां p तथा q पूर्णांक है, लेकिन उसमें भी कंडीशन यही है, अपरमेय संख्या कहलाई जाती है। अब जैसे कि √2, √15, √2, 5 सही 1/3, ये सारी संख्याएं कैसी होंगी? कैसी होगी? अपरमेय। लेकिन यहाँ पर नई चीज दिया, इसको कहते हैं पाई। क्या कहते हैं? पाई। तो इसका भी क्वेश्चन कई बार आता है, ये इम्पोर्टेंट है, इतना समझ लीजिए, क्योंकि पाई में पूछ लेते हैं। क्योंकि पाई में क्या पूछते हैं कि पाई क्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 होता है। ये क्या है? ये और ये क्या है? जबकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन बराबर होने से काम नहीं चलेगा, एक सिंबल है और एक उसका मान है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चे कि पाई क्या है? अपरमेय संख्या, और उसका मान क्या है? अपरमेय। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इंपॉर्टेंट उसी प्रकार से बच्चे भी होते हैं। बच्चों को अच्छी तरह पता है कि हमें कब कौन सी चीज नोट करनी है, और एक बहुत अच्छे से अच्छे बेहतर नोट्स भी बनाते हैं। उनके इतने प्यारे नोट्स होते हैं
कि उनको वो बार बार रिवीजन कर ले तो 1 मिनट में उनको याद हो जाते हैं। ठीक है ना। अब इसी क्रम में देखिए सबसे लास्ट में वास्तविक संख्याएं। तो इन्होंने क्या कहा कि सभी परमेय अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इस चीज को ध्यान दें। अब परमेय में क्या आ गया? परमेय में सब आ गए। कौन कौन? सम, विषम, भाज्य, अभाज्य सब परमेय में आती हैं और अपरमेय भी आ गई। तो हर तरह की संख्याएं कैसी होंगी? वास्तविक संख्या। क्या होंगी? वास्तविक संख्या। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? बढ़ाएं अब? अभी नहीं। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप इसी प्रकार से अगर मेहनत करते रहोगे तो आप भी सिलेक्शन पा सकते हैं। और आपको पता है आप स्वयं से ही मेहनत करेंगे तभी आपकी मेहनत सफल होगी। ये नहीं कि और कोई आपको मेहनत कराएंगे। निरंतर पढ़ते रहिए, निरंतर मेहनत करते रहिए। नोट हो गया? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं अब। सर बोलो बेटा। सर इसमें ऐसे वास्तविक सभी संख्याएं तो इसमें प्राकृतिक भी आती हैं, तो सबसे छोटी हाँ। एक क्यों नहीं दी सबसे छोटी? अभी बता रहे हैं। बैठ जाओ। देखिए इसमें देने के लिए बहुत कुछ है। आदि लिख दिया। आदि में हर संख्या आ जाती है। ठीक है ना। हर संख्या आ जाती है। सभी परमेय संख्याएं। अभी परमेय संख्याओं के बारे में आपने क्या सीखा कि परमेय संख्या वे संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं। अब एक है, एक क्या है? एक को हम एक के नीचे एक लगा सकते हैं, फिर भी एक है तो परमेय है। अभी 2 है, 2 के नीचे भी हम एक लगा सकते हैं। 3 है, 3 के नीचे भी एक लगा सकते हैं। तो ये सब परमेय संख्याएं हैं। अब बेचारे सबको नहीं लिख सकते यहाँ पर, ठीक है ना। उन्होंने एक भाषा के तौर पर आपको समझा दिया कि परमेय अपरमेय। परमेय में हमारे सम, विषम, भाज्य, अभाज्य सब आ रही है, कोई कंफ्यूजन? और अपरमेय में जो रह गई अंडर रूट वाली या पाई वाली, वो भी उसने कह दिया भैया वो भी है। सब कैसी हैं? वास्तविक संख्याएं। हो गए क्लियर? बढ़े आगे। अब देखिए नया नाम आपने सुना होगा काल्पनिक संख्याएं। आज सुना है, नहीं सुना है तो लेकिन आज सुन लीजिए। ऋणात्मक संख्याएं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल आप सब जानते हो? सब जानते हो? जैसे 2 का वर्ग कितना होता है? 4। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 4 का वर्गमूल 2। ये क्या है? ये वर्ग मैंने बोला और ये क्या हो गया? वर्गमूल। आगे बात समझ में? अब तो क्लियर हुई बात? 2 का वर्ग अगर पूछा जाएगा तो कितना हो गया? 4। और 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। इसको बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है ना। तो वही चीज समझा रहे हैं कि काल्पनिक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल लेने पर संख्या बनती है, उन्हें क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। ये कैसी काल्पनिक संख्याएं हैं? ठीक है ना। इनमें ऋणात्मक लगा हुआ है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्याओं पर कुछ विशेष बिंदु यहां से आपको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कल मैं पूछूंगा भी, कल मैं सभी बच्चों से ये मुख्य इंपॉर्टेंट चीजें पूछूंगा। हाँ बस वो तो संख्याओं पर कुछ विशेष बिंदु लिखा हुआ है। नहीं। अच्छा उसका रह गया काल्पनिक संख्याओं का। चलिए इसी चीजों को लेकर के हम डिस्कस करते रहेंगे।
चीजें समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? यस किसी सर। कोई डाउट? सभी को समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे नोट्स भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा, गुड। देखिए आपको यहाँ पर कुछ बच्चों का राइटिंग अच्छा नहीं है, राइटिंग भी अच्छा करना है, ठीक है ना? क्योंकि बेहतर बनने के लिए हर चीजें आपको आनी चाहिए। क्लियर? चलिए अब काल्पनिक की बात हो गई, अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इस संख्याओं पर कुछ विशेष बिंदु। हमने अभी संख्याओं के बारे में बात की, ठीक है ना? लेकिन उन संख्याओं में से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनकी बात करेंगे। अब जैसे संख्या 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक क्या है? क्या है? एक सम। और क्या है? एक प्राकृतिक और एक पूर्णांक भी है और एक पूर्ण भी है। एक अंक की सबसे छोटी। एक परमेय भी है। बहुत बढ़िया, बच्चों के नाम याद हो रहे हैं, बच्चों को काफी नाम याद हो रहे हैं। वास्तविक। बहुत बढ़िया। देखिए कुछ नाम जब तक याद नहीं होंगे आप बोल ही नहीं पाएंगे। तो अरे कोई बात नहीं, तुम ये कह रहे हो कि ना तो भाज्य ना भाज्य, तो ये तो चीजें हैं, आपको एक ही चीज याद नहीं रखनी है, बहुत सी चीजें भी याद रखनी है, ठीक है ना? आगे, ऐसी संख्या जो अभाज्य हो एवं सम संख्या हो केवल कौन सी है? दो। ऐसी संख्या जो अभाज्य हो एवं सम हो। अब दो क्या है? दो क्या है? अब दो हमारी एक प्राकृतिक भी है और सम भी है और पूर्णांक भी है और वास्तविक भी है और पूर्ण भी है और अभाज्य भी है और परमेय भी है। तो हमने संख्या पद्धति से सीखा, कितनी चीजें याद हुई, कितनी चीजें पता लगी हमें, ठीक है ना प्यारे बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। वे दो अभाज्य संख्या जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है अभाज्य जोड़ा कहलाता है। एक नई बात समझ में आई आपको आज। क्या कह रहे हैं? वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है, मतलब इनके बीच आपने देखा क्या है? एक 6, इन दोनों के बीच एक 6 है, तो ये अभाज्य जोड़ा कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? अभाज्य। इसको नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अभाज्य जोड़ा कौन सा कहलाया जाता है? जिनके बीच क्या हो? केवल एक सम हो। अब इनके बीच केवल एक सम आ रही है 4, इनके बीच एक सम आ रही है 12, इनके बीच 18 और इनके बीच 30। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाई जाएंगी? अभाज्य जोड़ा। क्या कहलाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अभाज्य जोड़ा। चीजें समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है क्लास? चलिए अब इसी क्रम में जल्दी जल्दी करके प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। काफी कोई बात नहीं, आप नोट कर लो, अभी और भी रह गया इसके नीचे। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ जाओ। सर फैन चला दो। हाँ हाँ बिल्कुल। नीचे से होती है।
इससे नहीं इधर हाँ नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लो जल्दी जल्दी। तो अब ये आगे इन्होंने क्या बात कही कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण, पूर्णांक, परमे एवं वास्तविक होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण, पूर्णांक, परमे एवं वास्तविक होती हैं। जैसे सुन लीजिए, किसी चीज को पढ़ेंगे 2-3 बार तब चीजें समझ में आती है। सभी की बात बोल रहे हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, या पूर्ण संख्याएं हैं, या पूर्णांक हैं, या परमे हैं, एवं सब कैसी हैं? वास्तविक। इससे पहले ये बताया। आगे सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक, परमे एवं वास्तविक होती हैं। ये भी आगे सभी पूर्णांक, परमे एवं वास्तविक होते हैं। आगे सभी पूर्णांक, परमे एवं अपरमे संख्याएं वास्तविक होते हैं। तो वास्तविक की बात है इन्होंने कही, ठीक है ना? आगे बात इसमें ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली लाइन है उसी में नोट मैंने करा दिया था आपको, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। और क्या चीजें दी है? और अभाज्य नई बात दे रखी है बच्चों। कितने 7:35 हुए ना अभी? उसमें गलत टाइम गड़बड़ हो गया। कितना हो गया? सही है ना? हाँ सही है। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। क्या कह रहे हैं कि सभी पूर्णांक, परमे, अपरमे संख्या ऋणात्मक, धनात्मक दोनों होती है। देखिए क्या बात कही उन्होंने कि सभी पूर्णांक, परमे, अपरमे, ऋणात्मक, धनात्मक दोनों ही होती हैं। सब जानते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसी की भी 0 -1 ऋणात्मक भी हो गया और प्लस का 1 धनात्मक भी हो गया, तो ऋणात्मक में भी होगा, धनात्मक में। अगर मैं बात करूं कि -100 और 1 प्लस का 1, इन दोनों में कौन बड़ा है? प्लस का 1 बड़ा है। तो हमेशा हम इसके अंक को ना देख करके क्या देखेंगे? इसका पूर्णांक, कि धनात्मक है या ऋणात्मक। तो हमें पता लगा ये ऋणात्मक है, ये कैसा? धनात्मक। बेशक 1 अंक है, लेकिन ये सब कैसे हो जाएंगे? छोटे। और ये क्या होगा? बड़ा। क्लियर हुई बच्चों? आगे बात, भिन्न संख्याएं परमे होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। भिन्न संख्याएं परमे होती हैं। पूछा जाता है 4 ऑप्शन में। अब आप कहेंगे कि भिन्न संख्याएं परमे होती है कैसे? अब भिन्न हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भिन्न कितने प्रकार की होती है? 3 और मिश्रित। सब जानते हैं। और उचित और अनुचित। उचित हमेशा कैसी होती है? छोटी। और अनुचित बड़ी। ठीक है ना? और ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब बात करें जैसे कि 5/6 और 5/2, तो इन दोनों में कौन सी बड़ी है? 5/2, क्योंकि ये कैसी है? अनुचित। तो ये कैसी होगी? बात आई समझ में? ये छोटी होगी, ये बड़ी। और दूसरी चीज, अगर हम इसमें ये कर ले कैंची का गुणा, 5 दूनी 10 और 6 पंजे 30, फिर भी हम पता कर सकते हैं कौन बड़ी है कौन छोटी है। अब आगे क्या कह रहे हैं? 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य रूट संख्या विषम होती है।
2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य रूट संख्याएं विषम होती है। अब देखिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं अभाज्य संख्याएं सबसे छोटी 2 होती है। 2 के बाद क्या आएगा? 3 के बाद, 5 के बाद, 7 के बाद, 11 के बाद। तो 2 ही तो एक ऐसी है जो कैसी है? अभाज्य। तो कैसी है? सम। हाँ, सम है। लेकिन इसके बाद सब देख रहे हो आप कैसी आ रही है? अभाज्य। विषम। विषम आ रही है। तो वही बात बोल रहे हैं, इतना ध्यान रखना है आपको कि कोई है उसके बाद कोई नहीं है। पूछा भी जाएगा, पूछते भी हैं कि अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप कितनी बताएंगे? 1। अभाज्य संख्याएं विषम में तो होती है, लेकिन सम की बात होती है। सम कितनी होती है? 1। कौन सी होती है? 2। उसके अतिरिक्त सब कैसी होगी? विषम। किसी को पता हो तो बता दो, कोई है क्या? कोई नहीं है। आगे बात करते हैं। 0 ऋणात्मक एवं धनात्मक नहीं है। कोई आपसे पूछे कि 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है ना, तो ये ऋणात्मक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आपको याद रखनी है, याद होनी चाहिए ये चीजें जितनी भी आज मैंने बताई हैं, क्योंकि हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का रिजल्ट भी हमें चाहिए, ठीक है ना। और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, शुरू से उन्हें पता है, हर बार मैं उनके कुछ समय बाद उनके बुलाता हूँ और उनसे ही पूछता हूँ, कराता हूँ। लेकिन वही बच्चे कर पाते हैं जिन्होंने अब बैठ करके उधर मेहनत कर रहे हैं। हर बच्चे का नहीं है यहाँ पर आना, वही आता है जिस बच्चे ने मेहनत की है। अब आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं अभी तक चल रही हैं। शून्य, क्या कह रहे हैं? शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर शून्य आता है। शून्य में किसी भी, जहां पर एक कैसी है? एक वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या को आपको बता दिया है, वास्तविक में क्या आती है? पल में भी आ जाती है, अपर में भी आ जाती है, सम भी आ जाता है, विषम भी आ जाता है, सब आता है। तो क्या कह रहे हैं? हमेशा इस चीज को ध्यान देंगे। अगर मेरे पास 500 भी रुपए हैं और 500 रुपए चोरी हो गए तो कुछ बचा? नहीं। वही चीज है कि 500 में अगर 0 का भाग दे देंगे, अगर हम 9 में 0 का भाग दे रहे हैं, 9 क्या है? विषम है। लेकिन अभी तो हम छोड़ो, हम बात करते हैं किसकी? वास्तविक की। वास्तविक में हमने आपको बताया सब आ जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? किसी भी संख्या में शून्य का भाग देने में परिभाषित नहीं है। किसी भी संख्या में शून्य का भाग देना परिभाषित नहीं है। यदि किसी भी संख्या में शून्य का भाग देता है तो भागफल अनंत आता है। बात आई समझ में? यहाँ कहेंगे आप क्या कंफ्यूजन हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि इस जगह देखिए, इस जगह बिल्कुल इसका उल्टा है, इस जगह उल्टा है। इस जगह क्या कह रहे हैं? शून्य का भाग देना परिभाषित नहीं है। कैसे, क्या मतलब है? यहाँ पर तो हमने कि क्या किया था कि अभी हम कर रहे थे किसी भी, जैसे कि 0 में, जैसे कि 5 का इस तरह से तो 0 आ रहा था। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जैसे कि 5/0, इसकी कंडीशन में अपरिभाषित, इसका किसका निशान है? अपरिभाषित। परिभाषित नहीं कर सकते कि क्या आएगा। आगे क्या कह रहे हैं? किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे जातीय मान कहते हैं। वास्तविक मान होता है उसे जातीय मान कहते हैं। जैसे 2 का जातीय मान कितना है? 2। इसको जातीय मान को दूसरे नाम से किससे जानते हैं? अंकित मान।
क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अगली बात, किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसका स्थानीय मान कहते हैं। जैसे कि 2 का स्थानीय मान 200 है, ये सब बता दिया था मैंने। अगर बात करें 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5000। क्लियर? देखिए सब आज मैंने आपकी हर चीज क्लियर करी है, ठीक है ना प्यारे बच्चों? संख्या पद्धति में हर चीज क्लियर कर रहा हूं, किसी बच्चे पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए इसके बाद बहुत सी इंटरेस्टिंग ऐसे ही हम आपको सवाल लाते रहेंगे, लेकिन आपको मैं देखता भी रहूंगा नोट कर रहे हो या नहीं, क्योंकि ये चीजें आपके एग्जाम में आएंगी, क्योंकि इस बार कुछ टफ बनाया जाएगा पेपर। ये सब चीजें आपकी आने वाली हैं। 2 परमे संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल सदैव कैसा होगा? कैसा होगा? परमे। जैसे कि 2 परमे संख्या, अब कोई भी ले लो, 5/6 गुणा 3/2, तो कैसा आ रहा है? 5 लिया और 3 का 2 में भाग कर दो तो 5/4। तो 5/4 क्या है? तो परमे ही, ठीक है ना? आगे 2 परमे संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल कभी परमे संख्या तथा कभी अपरमे संख्या होता है। क्लियर? अब जैसे 2 अपरमे संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल भी है, ये देखिए, ठीक है? तो गुणनफल या योगफल, अब जैसे समझो, जैसे कि √2 ये क्या है? अपर में है। अब मैंने इसी में गुणा किया, तो गुणा करके क्या आ गया? 4। और 4 किसका वर्गमूल है? तो क्या हो गई ये? परमे हो गई। आगे बात समझिए, कभी परमे संख्या कभी अपर में भी हो सकता है। अब अपर में कैसे होगा? अभी मैंने √2 और √3, तो √6, तो 6 क्या आ गई? अपर में। आगे मेरे प्यारे बच्चे समझ में अच्छे से आया? पाई एक वेरी गुड हो गया। 2 परमे संख्या या 2 अपरमे संख्याओं के बीच अनंत परमे संख्याएं, अनंत अपरमे संख्याएं होती हैं। क्लियर है बात? अब जैसे समझ लो, अब ये है 1 और ये क्या है? 2। अब इन दोनों के बीच, ये दोनों कैसी संख्या है? परमे। अब इन दोनों के बीच की संख्या निकालनी है, तो बीच की संख्या क्या आएगी? नहीं, समझ लो। अब जैसे समझो, अरे हाँ समझ लो। अब जैसे कि ये 1 2 3 4 5, अब इनके बीच हमें निकालनी है संख्या, तो 1/2। आगे बात समझ में? इन दोनों के बीच क्या होगी? 1/2। अब दूसरी चीज, अब देखिए 1 से आगे आधी तो आएगा। अब हमेशा 2 परमे संख्याओं के बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? उन दोनों संख्याओं का योग बटे 2। क्या करते हैं? उन संख्याओं का योग बटे 2। अब जैसे कि 1 + 2/2, तो ये क्या हो गया? 3/2, ठीक है ना? अब जैसे अब ये आधा है, अब 1 और 1 से इधर बढ़ेंगे तो ये कितना हो गया? आधा इसका बीच का, लेकिन इसके बराबर नहीं है। अब यहाँ पर देगा 3/2, तो 1 और 1 यहाँ पे लग जाएगा। आगे बात समझ में? इन दोनों का हम करना हमने किया अभी, तो क्या आया? आधा। इसमें आधा ही तो आएगा कि आधा इधर भाग आधा इधर, लेकिन पर्टिकुलर संख्या जो बताई जाएगी 1 से आगे 1/2। अब ऐसे ही 3 है, तो 3 का मेरा आधा ही तो आएगा, लेकिन किसके बाद है? 3 के बाद। 3 का 1/2। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, नोट कर लो। आगे 4 का
4 है तो 4 का 1/2, ठीक है ना। और समझ लो, अब जैसे कि हमने अब हमें जैसे कि ये ले ली 3 और ये ले ली 4, जैसे इन्होंने क्या कहा था, अनंत परमेय संख्या निकाल सकते हैं या परमेय संख्या निकाल सकते हैं। इसका लंच का हो गया, नाश्ता, ठीक है, अभी जाना। अभी हमने इन दोनों के बीच निकाला, तो इन दोनों के बीच कैसे निकालते हैं, 3 + 4/2 और बराबर 7/2, 4 × 3 7/2, ठीक है, 7/4 इन दोनों के बीच आ गया। या मैंने कैसे बताया था, या 3 1/2 ऐसे बताया, तो 2 × 6 और 1 7/2। अब देखिए, अब इन दोनों के बीच निकालना है, अब इन दोनों के बीच निकालना है। इन दोनों के बीच कैसे निकालोगे, 3 + 7/4 और 1/2, ठीक है ना, ऐसे निकालेंगे, बराबर 3 1/2, हाँ 7/2। हाँ, ऊपर वाली नहीं है, नीचे वाली जो वो पानी है, तो परमेश्वर। अब आगे देखिए, इस चीज को समझाते हैं अच्छे से, देखो समझ लो। पहले हमने बताया 3 और 4 ये तो आधा हो गया, लेकिन किसका आधा, 3 के बाद का आधा, ठीक है ना। या 3 × 2 = 6 और 1 7/2, यहाँ तक क्लियर है। या दूसरी तरीके से बताया कि 3 और 4/2 बराबर 7/2। अब हमें इन दोनों के बीच निकालना है, इन दोनों के बीच निकालना है। तो कैसे बताया आपने, देखिए 3 + और 7/2 और नीचे 2 ले लो, या ऐसे करके कोष्टक को बंद करके आगे ले लो, बराबर 1/2 गुणा 2 का वर्ग करेंगे यहाँ पर 1 मान करके, 3 × 6 और 7 13/2 और 13/4। तो यहाँ इन दोनों के बीच कितना आ गया, 13/4। तो ऐसे ही हम अब इसके बीच में भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम इन दोनों के बीच निकाल सकते हैं। कहाँ तक निकाल सकते हैं, निकालते चले जाओ, अनंत तक निकलता चला जाएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में, आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पूरा काम बहुत ही आपका न समझो, संख्या पद्धति का आज के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। इसका अपडेट कराएंगे, अभ्यास लेके आएंगे, पहले समझ तो लो, एक पहले एक तो है ना, तो पूरा है। अब क्या करें, परमेय संख्याओं को दशमलव निरूपण या तो सीमित होता है या कैसा होता है, असीमित, या तो सीमित होता है या असीमित। क्या मतलब है इनका, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब हम किसी संख्या का भाग देते हैं, तो भाग दिया, जैसे कि इन्होंने दिया 3/4 का भाग दिया, तो 3/4 का पूरा पूरा चला गया, तो ये कैसा है, नोट कर लो, 3/4 बराबर 0.75, उसको क्या कहेंगे, सीमित। और जब भाग दे रहे हैं 11 में, तो डॉट 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 जा रहा है, तो असीमित। इसको सीमित आवृत्ति कहते हैं, इसको असीमित आवृत्ति। चिल्लाते चिल्लाते दर्द होने लगता है, तुम नोट नहीं कर रही, नोट करो।
अपरमेय संख्या का दशमलव निरूपण अनंत एवं अनावर्ती होता है। किसका? अपरमेय संख्या का दशमलव निरूपण। अपरमेय संख्या समझी आपने? अपरमेय संख्या क्या है ये? √3, √2, ठीक है ना? तो इनका कैसा होता है? अनंत व अनावर्ती, मतलब निकलता नहीं है, ठीक है ना? अब जैसे √2 का निकालना है आपको, √2 का आप कैसे निकालेंगे? √2 का ऐसे करके निकालना बताया है। तो √2 का इस तरह से वर्गमूल निकालना। क्या ये? वर्गमूल। ये भाग विधि द्वारा वर्गमूल, ठीक है ना? इसको समझाएंगे, पहले ये समझ लो। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम होता है। प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम होता है। क्लियर है यहाँ तक बात? अब जैसे 2 क्या है? सम, और 2 का जब वर्ग करेंगे और 4 भी क्या है? समझ आ रहा है? ऐसे ही 5 क्या है? विषम, और 5 पंजे 25 भी क्या है? तो आगे बात समझ में? बात आगे समझ में नहीं आई? अब देखिए यहाँ से योग की बात कर रहे हैं। इस योग की आगे के उसमें वीडियो में बात करेंगे, जो सूत्र है, ठीक है ना? इन सूत्रों की बात करेंगे। सर उतार रहे थे ऊपर। हाँ उतार लो, उतार लो। तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से नोट कर लिया है। तो मेरे सभी दोस्तों और इन बच्चों के सभी पेरेंट्स कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि बच्चे आपके किस तरह से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है। और सभी कमेंट ज़रूर करें। और जिन बच्चों का हमारे विद्यालय से सिलेक्शन हो गया है, इस वीडियो में अपना कमेंट ज़रूर करें कि हाँ हमने यहाँ से विद्या ज्ञान में, नवोदय में या सैनिक में सिलेक्शन ले लिया है। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, इतना ज़रूर बताएं। और इन सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए आप दुआएं करते रहिए कि इनके बेहतर भविष्य के लिए बेहतर इसी तरह से इनका बच्चों का बेहतर भविष्य बने। और ये विद्या ज्ञान, सैनिक आदि तैयारी कर रहे हैं, उनमें इनका सिलेक्शन हो। देखिए सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सिलेक्शन जरूर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक साथ सभी बोलेंगे